नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। दिल्ली सेवा बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद बीजेपी ने आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर दिल्ली सेवा बिल की तजवीज़ में जाली दस्तखत का इल्ज़ाम लगाया है। इस मामले पर राघव चड्ढा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के इल्ज़ामों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के नेताओं को चैलेंज करता हूं कि वह कागज़ लेकर के आएं जिस पर जाली दस्तखत किए गए थे। आप कार्रवाइयां मेरे खिलाफ जितनी मर्जी करिए, आरोप जितने मर्जी लगाइए, लेकिन ये आवाज ना दबेगी ना बंद होगी। और अंत में मैं हाथ जोड़कर बस इतनी विनती करना चाहूंगा आप सब मीडिया के साथियों से कि ये जो आप लगातार पिछले 3 दिन से बीजेपी के झांसे में आकर ये चला रहे हैं कि कोई फर्जीवाड़ा हो गया, फोर्ज सिग्नेचर हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस प्रकार की झूठी खबरें ना चलाएं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सच दिखाएं। आप लोग इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। कृपया कर बीजेपी के प्रोपेगेंडा में ना फंसें। एक छोटे सेक्शन ऑफ मीडिया ने जरूर एक प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास किया और मुझे मजबूरन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ना रिकॉर्ड्स में, ना कंप्लेंट्स में, ना पार्लियामेंट्री बुलेटिन में कहीं भी फोर्जरी शब्द का प्रयोग किया गया है। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि जिन जिन सांसदों ने मेरे खिलाफ फोर्जरी के आरोप लगाए, सदन के बाहर मैंने देखा कई सारे बीजेपी के लोकसभा के सांसदों ने बयान दिए। राज्यसभा के तो शायद किसी सांसद ने नहीं दिए, लेकिन लोकसभा के कुछ सांसदों ने मेरे खिलाफ ये बयान दिए। मुझे उनके खिलाफ भी मजबूरन कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस में न्याय मांगने के लिए जाना पड़ेगा, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज करनी पड़ेगी और कोर्ट के बाहर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, न्यायपालिका में भी न्याय की गुहार लगानी पड़ेगी। और मैं हर संभव लड़ाई के लिए तैयार हूं। मैं बीजेपी से डरता नहीं और ना डरने वाला हूं। आज संसद में तहरीक अदम एतमाद पर बहस के दौरान हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। अपनी तकरीर में ओवैसी ने नू तसादुम, यूसीसी, हिजाब, मणिपुर समेत कई दीगर मौज़ूआत पर बात की। मरकज़ी हुकूमत जो सियासत कर रही है उससे मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। मैं वज़ीर आज़म से पूछना चाहता हूँ कि क्या मुल्क बड़ा है या हिंदुत्व गोलवलकर का नजरिया बड़ा है? स्पीकर सर, मैं कंक्लूजन में अभी कल हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था क्विट इंडिया। अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे। वो नहीं मालूम था उनको। उसका मैं कंक्लूड कर रहा हूं। उसका नाम यूसुफ मेहर अली था सर। यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है जिसका नाम मोनू है, वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। सर, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आप हिंदू अक्सरियती लोगों में हथियार बांट रहे हैं, ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। तो सर, आई एम कंक्लूडिंग। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हुकूमत से कह रहे हैं कि आप जो सियासत कर रहे हैं इससे नुकसान देश को होगा। प्रधानमंत्री जब खड़े होकर जवाब देंगे, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवालकर की आइडियोलॉजी बड़ी है? मैं इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में खड़ा हूं और हुकूमत की मुखालिफत में। सर, एक आधा मिनट सर, दो लोग, दो महाज है इस मुल्क में, एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। जब जुल्म हम पे होता कोई मुंह नहीं खोलते। यूएपीए का कानून अमित शाह ने लाया, इन दुकानदारों ने तायद की। आज उस यूएपीए का कानून में 83 साल का बुढ़ा सिपर खत्म करो, सिपर नहीं होने के से मर गया। आखिर कब तक दुकानदार और चौकीदार हमारी लाशों पर सियासत? सर, हम कंक्लूडिंग, कब तक सियासत करेंगे? अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी, चौकीदार को तीसरा महाज करेगा। शुक्रिया सर। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने गुज़िश्ता रोज रियासत में ज़ात पात की मरदमशुमारी कराने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन को 21% से बढ़ाकर 27% करने और बुनियादी ओबीसी के लिए 6% रिजर्वेशन अलग करने का ऐलान किया। आपको बता दें कि गहलोत ने ये बातें बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आलमी यौम कबायली के मौके पर कहीं। और क्या कुछ कहा सीएम गहलोत ने, आइए सुनते हैं। के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कोई सोच नहीं सकता। अभी हाल ही में आपने कहा जाति की जनगणना होनी चाहिए। आपका इतना कहना मैं समझता हूँ पूरे देश को एक मैसेज दे गया है। हम चाहेंगे राजस्थान में भी जाति की जनगणना शुरू होगी। जिसका जितना हक है वो उसको मिलेगा जाति के आधार पर। आज 21% आरक्षण है राजस्थान में ओबीसी का,
27% तक आरक्षण की मांग लंबे से चली आ रही है, उसको हम पूरा करेंगे। और 6% मूल ओबीसी है, उसके लिए अलग से रिजर्व कर देंगे। इस प्रकार की सोच को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर हम कोई कमी रखने वाले नहीं है। और राहुल गांधी जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार आपने झंडा गाड़ रखा देश के अंदर, एकमात्र आप ऐसे नेता हैं जो उन शक्तियों का मुकाबला कर रहे हैं जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, जो फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, आज पूरा देश चिंतित है। एजेंसी को दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशियल दबाव में है, सब कुछ मालूम है। राजस्थान प्रदेश आपको विश्वास दिलाता है, इस बार जो हमने गवर्नेंस की है, इस बार जो हमने फैसले किए हैं, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया है, देश में कहीं पे नहीं है। कई कानून ने पास किए जो देश में कहीं पे भी नहीं है। जनता समझ चुकी है। अब चाहे किसी धर्म की बात करे, जाति की बात करे, भड़काने की बात करे, इस बार राष्ट्रीय जनता इनके बुलावे में आने वाली नहीं है। राष्ट्रीय जनता ने तय कर लिया है, इस बार आपके आशीर्वाद से, आपकी जो भावना भारत जोड़ो यात्रा की है, उसका आधार बना के हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बार वापस सरकार रिपीट होगी, ये मैं आपको विश्वास कह सकता हूँ। दिल्ली में आज आसिफ अली रोड पर वाक़े रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए संयुक्त मंच की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें तालीम, बैंक, रेलवे और मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुलाजमीन ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि इनकी 2004 से रुकी हुई पेंशन बहाल की जाए और पेंशन का एक पैमाना हो। मुलाजमीन ने मजीद कहा कि ये कैसा आज़ादी का अमृत महोत्सव है जहां सरकारी मुलाजमीन अपने हुकूक के लिए सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। अगर मरकज़ी हुकूमत जल्द ही मुतालबात को पूरा नहीं करेगी तो हुकूमत के खिलाफ मुलाजमीन एक तहरीक चलाएंगे। कि चाहे केंद्र सरकार कर्मचारी हो, चाहे राज्य सरकार कर्मचारी हो, या हमारे जो शिक्षक हो, सबकी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। पुरानी पेंशन का मतलब है जो तनख्वाह पर रिटायर हो उसका आधा पैसा और उस पर महंगाई भत्ता। सरकार 14% अपने खजाने से दे रही है, 10% हमारा काट रही है। और पेंशन, नई पेंशन स्कीम में किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 400, किसी को 500 रुपये पेंशन मिल रही है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बुढ़ापे में कटोरा लेकर के सड़क पर घूमे, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए ये 30 संगठन इकट्ठा हुए हैं, सब ने मिल कर के प्लान बनाया है। हमको तो लगता है सरकार संवेदनशील है और मोदी जी तो सबकी सुनते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। तो उनका अपना कर्मचारी विश्वास में नहीं ले वो, तो उससे कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। मुझे आशा है कि वो आने वाले समय में अच्छा होता। वो 15 अगस्त को ही इसका ऐलान कर देते, बहुत अच्छा है, लोगों के अंदर मैसेज जाता। लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो हम भी संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं। आज जो ये लाखों लाख की भीड़ आप यहाँ देख रहे हैं और ये जो जन सैलाब पूरा उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष का इकट्ठा हुआ यहाँ पर, जो राज्य और केंद्र कर्मचारियों का जो संगम आप यहाँ देख रहे हैं, उसकी केवल एक मांग है, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और वो पुरानी पेंशन क्यों बहाल की जाए? प्रश्न ये है यहाँ पर कि कोई तो 2-2 लाख रुपए पेंशन पाएगा और कोई 2 रुपए भी पेंशन नहीं पाएगा। क्या यही देश है जहाँ एक राज्य, ये एक निशान, एक संविधान, एक झंडा और एक देश की बात करते हैं? आप मोदी जी कहते हैं एक निशान, एक संविधान, एक झंडा, एक जो है संविधान। वो संविधान कहाँ है? आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं। आप एमएलए थे तो आपको पेंशन मिली, आप लोकसभा के सदस्य बन गए तो पेंशन, फिर आप राज्यसभा के सदस्य बन गए तो पेंशन, 4-4, 5-5 पेंशन आपको मिलेगी, हमें एक भी नहीं मिलेगी। क्या ये एक राजा को शोभा देता है? हम तो उनको राजा ही मान रहे हैं। क्या एक राजा को शोभा देता है कि उसकी प्रजा भूखी मरे और राजा भरपेट खाए? क्या यही संविधान, क्या यही निशान, क्या यही झंडा है? जब धारा 370 खत्म की तो उन्होंने यही कहा था कि इस देश में एक कानून होना चाहिए। क्या ये कानून एक नहीं होना चाहिए? देखिए, गांव की एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब काम बस की नहीं होता तो ठेके पे दे देते हैं उसको। अब हिंदुस्तान की सारी चीज़ें ठेके पे चल रही हैं, ठेका प्रथा है। तो गांव में आप लोग भी गांव
से जुड़े होंगे, आपको पता है कि ठेका तब दिया जाता है जब करना बस की नहीं होता। रेल बेच दी, सेल बेच दी, भेल बेच दी, गेल बेच दी, बस अड्डा बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, जो बंदरगाह वो बेच दिए। ये छोड़ा क्या है? सरकार का मतलब था शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री, सस्ता, उन सब को मिटा दिया। कोरोना का टाइम था, आप और हम जो है वो जो जितने ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसमें ज़्यादा फीस है वो नहीं ढूंढ रहे थे, हम ढूंढ रहे थे जो सरकारी हॉस्पिटल है। तो गरीब, आज भी बहुत गरीबी है हमारे हिंदुस्तान में, उन लोगों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है जब से 2014 से बीजेपी सरकार आई है, जब से जो गैप है अमीर और गरीब का, ये बढ़ गया बहुत ज़्यादा। गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो गया और अमीर लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं। और 2-3 लोगों के लिए देश चल रहा है, सरकार चल रही है, प्राइवेट सरकार है, अंबानी अडानी के लिए सरकार चल रही है। जी बिल्कुल दिखेगा, 2024 में सरकार जाने वाली है, इसीलिए तो डर रहे हैं। इसीलिए राजस्थान, मणिपुर, बरेली का आपने सुना होगा, बरेली में जिस अधिकारी ने, प्रभाकर चौधरी, जो हमारे मेरठ में एसएसपी रह के गए, बहुत ईमानदार, 2022 का चुनाव कराया, सबने उनकी तारीफ की। बरेली में उन्होंने दंगा रोका, तुरंत क्या हुआ, 3 घंटे बाद उनको हटा दिया। इसका मतलब इनको वो लोग चाहिए जो दंगा कराएं, वो अधिकारी चाहिए। देखिए, मैं अभी आपसे हरियाणा का जिक्र किया मैंने, वहाँ एक तरीके से, लेकिन जनता समझ रही है उस बात को, ये फेल हो गए उस चीज़ में। लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की है, क्योंकि अब 2024 है, माहौल बनाना है इनको। लेकिन जनता फिर भी समझ रही है, इस बार 2024 में इनको हटाएगी और जो पुरानी पेंशन है वो हम लोग लेकर के आएंगे। संसद में राहुल गांधी की तकरीर के बाद मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने जवाब देते हुए राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। इसी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा कि स्मृति ईरानी को गांधी घराने से और राहुल गांधी से फोबिया हो गया है। और क्या कुछ कहा सीएम बघेल ने, आइए सुनते हैं। वो असल में कहा है, उसको फोबिया हो गया है गांधी परिवार का, स्मृति ईरानी जी को। ये जमीन आवंटन, कोयला खदान आवंटन किसको किया? राजस्थान गवर्नमेंट। किसने किया? भारत सरकार ने। किस राज्य सरकार ने किया? यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को है, राजस्थान गवर्नमेंट को है, मध्य प्रदेश को है, गुजरात को था, आंध्र प्रदेश को था। सारे राज्यों को आवंटित करने का काम तो भारत सरकार करती है। तो उसमें ये मिथ्या आरोप, मतलब कुछ भी आरोप लगाएंगे बिना जाने समझे। और हम लोगों ने कोई जमीन नहीं दी, जितनी भी मेजर मिनरल है वो भारत सरकार के अधीन है। पहले तो सलाह ली भी जाती थी, अब नया जो MMDR एक्ट आया है उसके बाद सलाह लेने की भी जरूरत नहीं। तो हम लोगों ने, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लेमरू को 400 वर्ग किलोमीटर था, भारत सरकार से अनुमति मिली थी, उसको भी नोटिफाई नहीं किया था। हम लोग 1995 वर्ग किलोमीटर को न केवल उसका क्षेत्रफल बढ़ाया बल्कि उसको नोटिफाई भी किए हैं। और भारत सरकार फिर भी वहां खदान के लिए लिस्टिंग किया था, उसका हम लोगों ने विरोध किया। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट हम लोगों ने दिया है। गरीब के लिए अपना घर बनाने के ख्वाब को पूरा करने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने गृह लक्ष्मी स्कीम को मुतारिफ कराया है। इसके लिए अवाम की जानिब से बड़ी तादाद में दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। आज दरख्वास्तों की पहली खेप की वसूली की आखिरी तारीख के मद्देनज़र सर्विस सेंटर और सरकारी दफ्तरों में भारी भीड़ देखने को मिली। हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता 3 दिनों में हज़ारों दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। लोग यह कहकर डेडलाइन बढ़ाना चाहते हैं कि यह मुश्किल है क्योंकि वक्त कम है। अवाम में हर अफराद गृह लक्ष्मी स्कीम के लिए सबसे पहले अपनी दरख्वास्त देने की होड़ में लगा है। अवाम चाहती है कि हुकूमत डेडलाइन में तौसीक के मामले पर नज़रसानी करे। वहीं दूसरी जानिब वज़ीर गंगूला कमलाकर ने कहा कि यह स्कीम हर उस शख्स के लिए लागू की जाएगी जिसने कवायद के मुताबिक गृह लक्ष्मी स्कीम के लिए दरख्वास्त दी है। हाउसिंग मिनिस्टर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वजाहत करते हुए कहा कि CM KCR ने उन लोगों को मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपए देने का फैसला किया है जिनके पास अपनी ज़मीन है। रेड्डी ने आगे कहा कि इस स्कीम को एक मुसलसल अमल के तौर पर लागू किया जाएगा। राष्ट्रवादी जन लोक शक्ति पार्टी के कौमी सदस्य शेर सिंह राणा उत्तराखंड के रुड़की पहुँचे। यहाँ उन्होंने नू तशद्दुद पर इंतहाई अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि कुछ शरपसंद अनासिरों की वजह से नू में यह बड़ा हादसा हुआ जिसकी वह शदीद मजम्मत करते हैं। शेर सिंह राणा ने आगे कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान और चीन की एजेंसियां हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, ठीक उसी तर्ज पर बजरंग दल और VHP में मौजूद कुछ खुराफाती लोग भी हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा नहीं देखना चाहते और ऐसे ही शरपसंद अनासिर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। देखिए, अगर नूह में जो घटना हुई है वो कई वर्षों से वहाँ पे यात्रा निकाली जा रही थी। अगर
मुसलमान इस वजह से वहाँ पे दंगा कर रहे हैं कि हम हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को यात्रा नहीं निकालने देंगे। तो फिर मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ और सख्त से सख्त उनके साथ जो है जो भी हो सकता है वो किया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये कई वर्षों से यात्रा निकल रही थी, कभी कोई डिस्प्यूट या कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इसी बार क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि कुछ खुराफाती लोग जो इन संगठनों से भी वास्ता रखते हैं, इस संगठन में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत धार्मिक लोग हैं, लेकिन कुछ खुराफाती लोग जो इस तरह की बात बोल रहे थे कि भाई तुम्हारे जीजा आ रहे हैं या फिर तुम अपने दामाद का ध्यान रखो, हम आ रहे हैं। तो उस कारण से जब आप किसी को चैलेंज करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर प्रतिक्रिया होगी और माहौल भी खराब होगा। तो मेरा निवेदन है, देश में कोई भी जो अपने आप को राष्ट्रवादी मानता है उसको ये विचार करना चाहिए कि पाकिस्तान फेल क्यों हुआ, पाकिस्तान आज उस स्थिति में क्यों पहुंच गया कि वहाँ पे रोटी के भी लाले हैं। वो इसलिए पहुंच गया क्योंकि कोई भी पूरे वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। काम क्यों नहीं करने चाहते? क्योंकि वहाँ पर दंगे फसाद होते हैं, लोग अपने पैसे लगाते हुए वहाँ पे डरते हैं। तो अगर यहाँ पर भी, भारत में भी उस तरह का माहौल बनेगा तो ये हमारे देश के लिए नुकसानदायक है और ऐसा ही दूसरे देश की एजेंसियां चाहती हैं। हम बिना जानकारी के या बिना मतलब के अगर वैसा माहौल बना रहे हैं तो हम एक तरीके से ISI के ही लिए काम कर रहे हैं और ये देश के लिए अच्छा नहीं है।